हेलो जी, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल जीके ट्रिक्स बाय यूके। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक गांधी युग कंप्लीट करेंगे क्रोनोलॉजिकली एंड स्टोरी फॉर्म में। गांधी जी का बर्थ 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है विच वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूएनओ इन 2007। गांधी जी के फादर का नाम करमचंद गांधी था, मदर का पुतलीबाई, वाइफ का कस्तूरबा बाई। गांधी जी के पॉलिटिकल टीचर का नाम गोपाल कृष्ण गोखले था एंड गांधी जी के पॉलिटिकल फिलॉसफी पर इम्पैक्ट था जॉन रस्किन का, जिनकी बुक है अप टू द लास्ट। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए वकालत करने के लिए। गांधी जी साउथ अफ्रीका में लॉयर के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी थे। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस बनाई थी टू प्रोटेक्ट वोटिंग राइट्स। यहाँ पर उन्होंने कई नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किए थे अगेंस्ट द अनजस्टिस लॉज। गांधी जी ने मैगजीन भी क्रिएट की थी जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस के अलावा फिनिक्स फर्म भी फॉर्म की थी इन 1904। गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया ऑन कलर डिस्क्रिमिनेशन, रंग भेद के चलते। याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम सत्याग्रह गांधी जी का साउथ अफ्रीका में था। 1909 में साउथ अफ्रीका से इंग्लैंड की समुद्री यात्रा के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज बुक लिखी। 1915 में गांधी जी इंडिया वापस आए। गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाया जाता है फ्रॉम 2003। 1915 में गांधी जी इंडिया घूम रहे थे। देखिए, घूमने का मतलब है गांधी जी को पॉलिटिकल करियर बनाना था, तो किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल और सोशल एनवायरनमेंट को जानने के लिए उस कंट्री में चल क्या रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1915 में गांधी जी देश घूम रहे थे। उस वक्त वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब से कब तक था? 1914 से 1918 तक। तब गांधी जी ने इंडियन यूथ को ब्रिटिश आर्मी की एम्बुलेंस यूनिट में रिक्रूट होने के लिए इंस्पायर किया था। इसलिए गांधी जी को भर्ती करने वाले सर्जेंट भी कहा जाता है, रिक्रूटिंग सर्जेंट कहते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात पर खुश होकर के गांधी जी को केसर हिंद का टाइटल दिया था। 1916 में गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की अहमदाबाद में, साबरमती नदी के किनारे, जिसे हम साबरमती आश्रम भी कहते हैं। 1917 में गांधी जी ने फर्स्ट मूवमेंट किया इंडिया में। उनका पहला आंदोलन था चंपारण फार्मर प्रोटेस्ट इन बिहार, चंपारण किसान आंदोलन। गांधी जी को इस प्रोटेस्ट से जुड़ने के लिए राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था। रीज़न क्या था चंपारण प्रोटेस्ट का? देखिए, यहाँ पर किसानों को फोर्स किया जाता था कि वह अपने 1/3 एरिया ऑफ लैंड, 1/3 ज़मीन पर नील की खेती करें और उन्हें बेहद कम दाम दिए जाते थे। इसके अलावा नील की खेती से किसानों की ज़मीन बंजर होने लगी थी, तो इकोनॉमिक हार्डशिप एंड लैंड डिग्रेडेशन फेस करनी पड़ती थी किसानों को। चंपारण प्रोटेस्ट सक्सेसफुल रहा और नील की खेती को अमान्य घोषित कर दिया गया। इंडिगो प्रोडक्शन वॉज इलीगल। इस प्रोटेस्ट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया और वहीं पर गांधी जी ने भी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुवर का टाइटल दिया। 1918 में अहमदाबाद मील स्ट्राइक प्रोटेस्ट हुआ एंड इट वाज अ लेबर प्रोटेस्ट। देखिए, 1918 में हुआ क्या था कि प्लेग एक एंडेमिक डिजीज़ बन गई थी। प्लेग महामारी थी। इसमें लेबर ने 50% सैलरी इंक्रीज़ करने की डिमांड रखी थी एज ए प्लेग बोनस, पर ओनर ने मना कर दिया। इसके बाद में इस आंदोलन से गांधी जी जुड़े, तो गांधी जी ने फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक की थी, भूख हड़ताल की। इसका रिज़ल्ट ये रहा कि मजदूरों को लेबर की 35% सैलरी जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई थी, तो ये प्रोटेस्ट भी सक्सेसफुल रहा। अहमदाबाद मिल प्रोटेस्ट के कुछ समय बाद ही 1918 में खेड़ा फार्मर प्रोटेस्ट गुजरात में किया गया। इसे नॉन टैक्स मूवमेंट भी कहते हैं। हमें पता है ब्रिटिशर्स टैक्स लेते थे, तो 1918 में फेमाइन पड़ा, अकाल पड़ा और क्रॉप्स जो थी वो फेल हो गई। फार्मर्स टैक्स नहीं दे पा रहे थे एंड ब्रिटिशर्स फोर्स कर रहे थे।
तो गांधी जी ने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किया, सत्याग्रह किया। इंडिया में गांधी जी ने खेड़ा फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान पहली बार सत्याग्रह किया, याद रखिएगा। गांधी जी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी असिस्ट किया था और इसका रिजल्ट ये रहा था कि सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा और फार्मर्स को टैक्स नहीं भरना पड़ा। 1919 में 3 इम्पॉर्टेंट इंसिडेंसेस हुए। फर्स्ट, रॉलेट एक्ट पास हुआ 19 मार्च 1919 को। सेकंड, जलियांवाला बाग मासेका 13 अप्रैल 1919 को। एंड थर्ड, खिलाफत मूवमेंट 19 अक्टूबर 1919 को, जो कि टर्की में स्टार्ट हुआ था, पर इसका असर इंडिया में भी देखने को मिला था। इस टाइम वाइसरॉय थे चैम्सफोर्ड। 19 मार्च 1919 को ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट पास किया, जिसमें क्या था, नो अपील, नो वकील, नो दलील। एंड गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। ही कॉल्ड इट एज अ ब्लैक एक्ट। इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती थी। देखो, गवर्नमेंट किसी को भी 2 साल के लिए अरेस्ट कर सकती थी, पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते थे, एंड पर्सन को खुद को नॉन क्रिमिनल प्रूफ भी नहीं करने दिया जाता था। इन शॉर्ट, ब्रिटिशर्स ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी थी, जिसके चलते सिविल राइट्स, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था। रॉलेट एक्ट के चलते डॉक्टर सैफुद्दीन किल्चू एंड सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया गया। अब ये नेशनल इशू बन गया था एंड गांधी जी ने फिर से सत्याग्रह किया एंड नेशनल स्ट्राइक की गई थी ऑन 6 अप्रैल 1919 को। ये पहली बार था जब देश में हड़ताल की गई थी। कब? 6 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट को हटाने की बजाय स्ट्राइक को सप्रेस करने की कोशिश की थी। 13 अप्रैल 1919 को हज़ारों लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हो रखे थे एंड बैसाखी सेलिब्रेशन चल रहा था और मीटिंग भी चल रही थी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। तो वहाँ से जनरल डायर गुजरते हैं और बिना किसी वार्निंग, चेतावनी दिए ही अपने सिपाहियों के साथ गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मेन गेट को भी बंद कर दिया जाता है ताकि कोई भी भाग ना पाए और दीवारों से जाने वालों पर गोलियाँ चलाई जाती है। जलियांवाला बाग में एक कुआं है, वहाँ पर कुछ लोग खुद को बचाने के लिए कूदे, पर दम घुटने की वजह से उनकी भी जान चली गई। ऐसा कहते हैं कि जब बाद में लोगों को कुएं से निकाला गया तो 120 लोग थे और कोई भी नहीं बचा था। तो यहाँ पर हज़ारों लोगों की डेथ हो गई थी एंड मैनी मोर इंजर्ड। जनरल डायर को किसने मारा था? सरदार उधम सिंह। 21 साल के बाद में लंदन जा करके सरदार उधम सिंह ने जनरल डायर को मारा था। अभी इनके ऊपर मूवी भी बनी है सरदार उधम सिंह पर। 19 अक्टूबर 1919 में टर्की में खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इसमें खलीफा की पोस्ट को हटाने के लिए ब्रिटिशर्स ने कंडीशन रखी थी, जिसका विरोध किया गया। देखिए, उस टाइम पर खलीफा मुसलमान समुदाय की हाईएस्ट पोस्ट हुआ करती थी, जो कि इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिया करती थी, फिर चाहे वो रिलीजियस हो या फिर पॉलिटिकल। अब खलीफा की पोस्ट को अगर हटा दिया जाता तो मुस्लिम कम्युनिटी पॉलिटिकली वीक हो जाती, तो इसलिए लोगों ने इसका प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। टर्की में होने वाले प्रोटेस्ट का असर इंडिया पर भी पड़ा एंड इंडिया में खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया था अली ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। खिलाफत मूवमेंट का लीडर महात्मा गांधी जी को बनाया गया एंड गांधी जी ने लीडर बनने का मौका खुशी खुशी स्वीकार किया। देखिए, उन्होंने पॉलिटिकली सोचा था, उन्हें लगा था कि ये अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। 1920 में गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन शुरू किया ऑन 1 अगस्त 1920 नागपुर से। इसमें कांग्रेस का अप्रूवल भी लिया गया था नागपुर सेशन से। कुछ मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिन्होंने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का विरोध किया था एंड इसके चलते उन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन दे दिया था, जिनके नाम आप याद रखिए, एनी बेसेंट, वीवी गिरी एंड जीना, मोहम्मद जीना। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में फर्स्ट अरेस्ट किया गया था मोहम्मद अली को। 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा स्कैंडल हुआ गोरखपुर यूपी में। इसमें 22 पुलिसमैन को जिंदा जला दिया गया। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने नाराज़ होकर के नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया।
बरदौली प्रस्ताव के द्वारा। 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई 1 जनवरी 1923 को, जिसके फाउंडर थे चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। 1924 में ही गांधी दास पैक्ट हुआ था। यह भी एक एग्रीमेंट था बिटवीन C.D. दास, चित्तरंजन दास एंड गांधी जी के बीच। 1924 में कांग्रेस का 24th सेशन हुआ था बेलगांव कर्नाटका में, जिसमें चेयरमैन गांधी जी बने। 1927 में साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ बाय ब्रिटिश कंजर्वेटिव गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। इसमें क्या था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 मेंबर्स को अपॉइंट किया गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिफॉर्म करने के लिए। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया। देखिए, अगर पूछे कि साइमन कमीशन बना कब था, तो वो बना था 1927 में, पर इंडिया में कब आया था साइमन कमीशन? 1928 में। ठीक है जी, ये याद रखिए। तो 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया, जिसका हेड बनाया गया था जॉन साइमन को। साइमन कमीशन का इंडियंस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहिष्कार किया, इसे बॉयकॉट किया, क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई बाय मोतीलाल नेहरू टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1929 में लाहौर सेशन में पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया अगेंस्ट दी सॉल्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नमक पर टैक्स लगाने के विरोध में। गांधी जी ने साबरमती से दांडी पैदल यात्रा की। साबरमती से उन्होंने 12 मार्च को शुरू किया था एंड वो 6 अप्रैल को दांडी पहुंचे। टोटल लोग स्टार्टिंग में गांधी जी के साथ 78 थे और धीरे धीरे और लोग जुड़ते गए। टोटल दिन उन्हें साबरमती से दांडी पहुंचने में 24 लगे। 1930 से 1932 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई लंदन में, जिसका इनॉग्रेशन किया था ब्रिटिश के किंग जॉर्ज 5 ने, एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के चेयरमैन थे ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनाल्ड। मई 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात को नहीं माना गया था। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया एंड इरविन ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ बिटवीन दी महात्मा गांधी एंड इरविन, जिसके रिजल्ट में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट 5 मार्च 1931 को पोज कर दिया गया। इसमें गांधी जी ने इरविन से सेल्फ गवर्नमेंट्स की डिमांड की थी एंड सेपरेट इलेक्शन फॉर माइनॉरिटीज़ को रिजेक्ट करने की बात की थी। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें फिर से एक भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था एंड 1 जनवरी 1932 में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट फिर से रीस्टार्ट कर दिया गया एंड इसके चलते महात्मा गांधी जी को यरवदा जेल में डाला गया। B.R. Ambedkar was the only person who attended all the 3 round table conferences. 1932 को पूना एग्रीमेंट हुआ बिटवीन B.R. अम्बेडकर एंड गांधी जी। देखिए, हुआ क्या था, अम्बेडकर सेपरेट इलेक्शन की मांग कर रहे थे फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस और गांधी जी इसके अपोज में थे। तो 20 सितंबर 1932 को गांधी जी भूख हड़ताल करने लग गए थे इन यरवदा जेल, जिससे B.R. अम्बेडकर पर प्रेशर बना एंड अम्बेडकर गांधी जी से मिलने पहुंचे थे 24 सितंबर को जेल में। वहीं पर 24 सितंबर 1932 को पूना एग्रीमेंट किया गया बिटवीन महात्मा गांधी एंड B.R. अम्बेडकर, जिसका रिजल्ट ये रहा कि B.R. अम्बेडकर ने अपनी डिमांड वापस ले ली थी सेपरेट इलेक्शंस के लिए। 1933 में गांधी जी ने हरिजन यूनियन एंड ऑल इंडिया रिमूव अनटचेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया। 1934 में सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टॉप कर दिया गया। 1940 में ब्रिटिशर्स अगस्त प्रपोजल लेकर के आए। देखिए, हुआ क्या था, 1939 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया था
एंड वाइसरॉय लिंथिंगो ने इंडिया को वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पार्ट अनाउंस कर दिया। इससे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो नाराज़ हो गई थी क्योंकि उनसे पूछा नहीं गया था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और उसके जितने भी इम्पोर्टेंट प्रोविंशियल मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई थी। अब ब्रिटिशर्स पर और ज़्यादा प्रेशर बनने लगा था। दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स हार रहे थे। देखिए 1915 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था तो इंडिया ने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था एंड ब्रिटिशर्स बहुत इजीली जीत भी गए थे। इस बार भी उन्हें इंडियंस के सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो उन्होंने एक प्रपोज़ल पास किया था जिसे बोलते हैं अगस्त ऑफ़र। ये पास किया गया था बाय वाइसरॉय लिंथिंगो। तो ये इंडियंस को लालच देने के लिए कुछ कंडीशंस रखते हैं। जैसे ये बोलते हैं कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे। देखिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि डोमिनियन स्टेटस होता क्या है। डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि इंडिया की खुद की सेल्फ गवर्नमेंट्स होगी, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा और जो भी इंटरनल मैटर्स होंगे वो इंडिया खुद मैनेज करेगा। पर वो होएगा किसका? ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट रहेगा, यानी कि हेड ऑफ स्टेट जो रहेगा वो ब्रिटिश क्राउन रहेगा और जो भी फॉरेन अफेयर्स होंगे वो ब्रिटेन मैनेज करेगा। दूसरा कहते हैं कि वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में और इंडियंस को इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के ओपिनियंस को माना जाएगा, यानी कि जब तक किसी लॉ को लेकर के माइनॉरिटी सहमत नहीं होंगे वो लॉ बनेगा ही नहीं। चौथा बोलते हैं कि इंडिया अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद फ्रेम कर सकता है, पर ये सारी कंडीशंस कब होएगी? आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर। देखिए मुस्लिम लीग तो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो खुद माइनॉरिटीज़ में आती है, तो उन्हें तो वीटो पावर मिल रहा था, तो दे एक्सेप्टेड इट। पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहना था कि हम लोग 1929 तक ही डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे। 1930 से तो हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। अगस्त प्रपोज़ल के विरोध में गांधी जी इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें जुड़ने वाले पहले इंडिपेंडेंट सत्याग्रही होते हैं आचार्य विनोबा भावे और दूसरे होते हैं जवाहरलाल नेहरू। 1942 में ब्रिटिशर्स फिर से क्रिप्स मिशन प्रपोज़ल लेकर के आते हैं। इसके हेड होते हैं सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और इस टाइम पर भी वाइसरॉय लिंथिंगो ही होते हैं। क्रिप्स मिशन में ब्रिटिशर्स फिर से इंडियन से नेगोशिएट करते हैं कि वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उनकी मदद करें। इस बार भी कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम होती है अगस्त प्रपोज़ल जैसी, पर थोड़ी सी कन्फाइन होती है, थोड़ी सी स्पष्ट वे में होती है। तो एग्रीमेंट कहता है कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, इंडिया की खुद की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी। तीसरा बोलते हैं कि जो भी प्रिंसिली स्टेट्स हैं जो इंडिया के पार्ट्स अगर नहीं बनना चाहते हैं तो उन्हें सेपरेट यूनियन बना दिया जाएगा। और चौथा कहते हैं कि इंडिया के जो भी डिफेंस मैटर्स होंगे वो ब्रिटिशर्स ही मैनेज करेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको फिर से रिजेक्ट कर देती है, तो इस प्रपोज़ल को भी रिजेक्ट कर दिया जाता है और फिर से कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की जाती है और ब्रिटिशर्स पर और ज़्यादा प्रेशर बनाया जाता है। अब क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद में गांधी जी 1942 में एक मीटिंग करते हैं वर्धा में ऑन 14 जुलाई 1942 को। देखो होता क्या है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा होता है और इंडिया पर अब जापान का थ्रेट था, खतरा था कि जापान कभी भी इंडिया पर अटैक कर सकता था। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को इंडिया से कैसे निकाला जाए इस टॉपिक पे मीटिंग होती है। यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट को डिसाइड किया जाता है। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है, जिसमें गांधी जी डू और डाई का स्लोगन देते हैं, करो या मरो का। ऑपरेशन ज़ीरो आर के तहत ब्रिटिशर्स 9 अगस्त 1942 अगले ही दिन गांधी जी को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें आगा खान जेल में भेज दिया जाता है। 1944 में गांधी जी को जेल से रिहा किया जाता है। देखिए ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो 1945 तक चलता है। अब ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ गया था कि इंडिया को आज़ाद करना ही पड़ेगा।
1945 से लेकर के 1947 जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो गया था, इंडिया में क्या चला ये हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो 1948 में गांधी जी को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी बाय नथुराम गोडसे। यहाँ पर हमारा गांधी युग कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको सब समझ में आया होगा। जल्दी से चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इसके अलावा आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।